हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम प्रैक्टिकल अब शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो अब प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि बीच में एक दो क्वेश्चंस मैंने देखे कि भी जो डायरेक्ट मेथड से निकल रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड हो सकता है कि कुछ बच्चों के सिलेबस में हो, कुछ में ना हो। फिर भी मैं अपनी इस वीडियो में अब सबसे पहले आपको 2 मिनट डायरेक्ट मेथड बता के फिर आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा रही हूँ। अब डायरेक्ट मेथड तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसमें बस एक माइनर सी चेंज है। ये एज़ कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड इट इज़ वेरी वेरी इजी। बस आपने फर्स्ट में थोड़ी सी चेंज करनी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें आपने क्या लेना है कि सबसे पहले आपने रिसीट्स लेनी है, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर से आपको पैसा मिला। पैसा कैसे मिला? या तो आपने उनको कैश सेल की, या अगर कुछ क्रेडिट पे भी सेल किया है तो वो क्रेडिट सेल्स की टाइम टू टाइम जो पैसे देंगे। तो वट एवर यू रिसीव फ्रॉम योर कस्टमर्स फॉर कैश सेल और क्रेडिट सेल्स, या और भी कुछ इनकम हो रही है, तो हमने वो कैश रिसीट यहाँ पे डाल देनी है। इस कैश रिसीट में से हम माइनस करेंगे। देखो, ये जो अमाउंट है अब ब्रैकेट में आएगा, मतलब हम माइनस करेंगे जो भी खर्चे हमने पे किए सप्लायर को। मतलब हमने कोई परचेजेस की, रॉ मटेरियल की, तो उसके लिए जो पे किया, या एम्प्लॉयज़ को जो वेजेस, बोनस, सैलरीज पे की, जो भी हमने एक्सपेंडिचर किए, वो सारे एक्सपेंसेस हम कर देंगे माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद सिंपल है। अब देखो, इनडायरेक्ट मेथड में हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी है, उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि डायरेक्ट अप्लाई करना है कि इनडायरेक्ट अप्लाई करना है। बाकी या फिर आपके सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपने कवर करना है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड करने के लिए कहती हैं, इवन +2 के सिलेबस में भी सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर सिंपल है, जैसे मैंने आपको आगे बताया, इनकम टैक्स पेड माइनस करो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को छोड़ दो, तो सीधा आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पॉजिटिव है तो फ्रॉम लिखोगे, अगर आपका पेमेंट ज़्यादा है इनकम से तो आपका यूज्ड इन आएगा। ठीक है जी। इसमें कोई करंट एसेट, कोई करंट लायबिलिटी की हमने एडजस्टमेंट नहीं की, कोई नेट प्रॉफिट में नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन रेकरिंग आइटम्स की हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। बाकी इन्वेस्टिंग और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसे ही करनी है जैसे आपको पहले बताई हुई हैं। और इसी तरह ही फिर बस आगे आपने क्वेश्चन कंप्लीट करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देनी है। चलिए आइए अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। वन थिंग मोर विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि भी जैसे जब हम इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, हमने जब चेंजेस इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी स्टडी करना है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें नहीं लेना। ये एक दो चीज़ें और हैं, इन्हें आप अंडरलाइन कर लो कि जब आपने करंट एसेट लेनी है तो इसमें आपने कैश नहीं लेना, कैश इक्विवेलेंट्स नहीं लेने, और जब आपने करंट लायबिलिटीज़ लेनी है तो आपने बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं कंसीडर करना, कैश क्रेडिट नहीं कंसीडर करना। इनको हम अब पीछे अप्लाई भी करेंगे सम्स करते हुए। So, question number 1, from the following information calculate cash flow from operating activities। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, जो भी आपने कैश पेमेंट्स की वो सारी गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन से ही क्लियर है कि आप यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। तभी मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत पहले थोड़ी सी डायरेक्ट मेथड की इंफॉर्मेशन दे के ही शुरू की। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन में निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में बोला कि हम कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स या कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स नोट करते हैं। तो कैश सेल हुई हैं
2 लाख और डेटर से कलेक्ट हुआ है 60,000, तो आपको कस्टमर से मिले 2,60,000। इसके अलावा मैंने कोई और इनकम आपको फॉर्मेट में नहीं बोली। तो जैसे आपको क्वेश्चन में कमीशन रिसीव्ड गिवन है तो वो आपने नहीं लेनी। फिर है कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय। सप्लायर को हम कब पे करते हैं? जब उनसे हम परचेजेस करते हैं। और एम्प्लॉयज़ को क्या पे करते हैं? वेजेस एंड सैलरीज। तो बस आपने इतना ही लेना है, याद रखना है। सप्लायर को हम पे करते हैं या हम उससे कैश परचेज करेंगे या क्रेडिट परचेज करेंगे। देखो कैश परचेज की 50,000 और जो बाद में उधार की परचेजेस की थी उसके लिए पे किया कितना? 38,000 और सैलरी दी गिवन है 28। एम्प्लॉयज़ को हम क्या पे करते हैं? वेजेस एंड सैलरी। तो हमने बस वही चीज़ें लेनी है, एक सप्लाई और एक वेजेस एंड सैलरीज़ के। तो ये बने 1,16,000। बाकी और किसी तरह का हमने एक्सपेंस नहीं लेना। तो यहाँ से आपके आ जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये आपके बनते हैं 1,44,000। इसके बाद आप इसमें से लेस करोगे इनकम टैक्स पेड, तो ये आपके आ जाएंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो मेथड बहुत इजी है, बस कंफ्यूज नहीं होना। सारी आइटम्स देखने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना लिखा हुआ है, कस्टमर्स को आप एक कैश सेल करोगे और एक क्रेडिट सेल करोगे। कैश सेल से जो पैसे आए, और क्रेडिट सेल भी पूरी नहीं लेनी, जितना कैश आया डेटर से क्रेडिट सेल करने के बदले में वो लेना है। उसी तरह सप्लायर को हमने जो पे किया कैश परचेज़ की, और दूसरा जो हमने उससे क्रेडिट परचेज़ की थी वो पूरी नहीं लेनी। जितना हमने सप्लायर को क्रेडिट परचेज़ के लिए कैश पे किया, और एम्प्लॉयज़ को क्या पे किए? वेजेस एंड सैलरीज़। बस उतना उतना ही लेना है। तो डायरेक्ट मेथड बहुत सीधा सीधा है। ये चीज़ें डाल के आपने ऐड लेस कर देनी है और उसके बाद उसमें से इनकम टैक्स माइनस करिए तो आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नाउ आई थिंक कि भी मैंने आपको इतनी को डिटेल इस एक ही क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड की दे दी है कि भी आपको ये मेथड क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मोस्ट प्रॉब्ली तो क्वेश्चंस इनडायरेक्ट मेथड के ही हैं। अब कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको 2 सालों की इंफॉर्मेशन गिवन है, 2013 एंड 14। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए इस क्वेश्चन में आपको P&L अकाउंट गिवन है। P&L अकाउंट गिवन है तो समझ जाइए कि जहाँ भी प्रॉफिट्स होंगे वहाँ पे हमने इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। और देखिए आपको सारे क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो एक बार आप फिर फॉर्मेट देखिए जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया था इस चैप्टर की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो हमने उसमें क्या किया था कि भी आपने जब इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि भी हमने ऊपर P&L अकाउंट के बैलेंस से शुरू करना है, और वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है तो आपने उनका डिफरेंस लेना है। वही आपका क्या होएगा? नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो आपको ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का होएगा वो इस साल का ओपनिंग बनेगा, तो और जो इस साल का है वो क्लोजिंग। तो ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 3,60,000। तो इनका डिफरेंस हुआ 2,60,000। दैट इज़ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद हमने ऐड करने होते हैं। आप उस फॉर्मेट को साथ में लेके ज़रूर चलिए। उसमें हमने ऐड करने होते हैं नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन रेकरिंग खर्चे, या इनकम्स वो वाली लेस करनी होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, नॉन रेकरिंग। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो फिर हम पहुंच जाते हैं सेकंड पार्ट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा क्या है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को एडजस्ट करो। फिर उसमें हमने अब सीधा वही काम करेंगे। तो उसमें क्या है? डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स ऐड करनी है और इंक्रीज़ इन करंट एसेट माइनस करनी है। इसका ऑपोजिट करना है करंट लायबिलिटीज़ में। इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी ऐड करनी है और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। तो आप एक एक करंट एसेट और लायबिलिटी से शुरू हो जाइए।
बाकी आई थिंक सो आपको ये तो क्लियर होना होगा ही कि भी क्या होती हैं, कौन सी होती हैं करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़। अगर उसमें भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसकी भी एक लिस्ट बना के आपको ज़रूर आपको वो प्रेजेंट कर दूँगी। तो अब देखो, सबसे पहले हमारी BR बिल्स रिसीवेबल होती है करंट एसेट, जो होगी 20 से 25,000। 5,000 से करंट एसेट इंक्रीज़ हुई, इस 5,000 को हम माइनस करेंगे। डेटर्स जो हैं वो 1 लाख से हो गए 80,000, तो ये जो 20,000 से डेटर कम हुए हैं तो इसका मतलब ये डिक्रीज़ हुआ है। करंट एसेट ऐड करोगे 20,000 को, फिर उसी तरह लाइबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई, 400 रुपये ऐड करोगे। क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो गए, माइनस करोगे। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है आपकी, करंट एसेट 12,000 से 14,000 होगी, 2,000 से इंक्रीज़ होगी तो 2,000 आप लेस करोगे। एंड बिल्स पेबल 80 से 50,000 हो गए तो डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी आप लेस करोगे। तो ये ऐड लेस करके आपके पास आ जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इनकम टैक्स आपको गिवन नहीं है, तो जो कैश फ्लो आएगा वही आपका नेट कैश फ्लो होएगा। अगर पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम लिखना है, और अगर नेगेटिव है तो नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। जो भी मैंने जैसे जैसे सिखाया आपको, ऊपर लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, डिफरेंस ले लीजिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का, और उसमें एडजस्टमेंट कीजिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ की चेंजेस की। और जैसे जैसे मैंने जो जो आइटम्स बोली थी ऐड लेस, वैसे करके अब ये आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आप ये सोल्यूशन देख लीजिए अच्छे से। हर चीज़ मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लिया तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन गलत हो जाए। राज लिमिटेड है, उनको प्रॉफिट हुआ 17,50,000 का पूरे साल का फॉर द ईयर। ये नेट प्रॉफिट गिवन है आफ्टर कंसीडरिंग, मतलब उसमें ये एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। ये मैं फॉर्मेट के टाइम भी आपको बता चुकी हूँ कि भी हम P&L अकाउंट बनाते हैं तभी तो नेट प्रॉफिट निकलता है ना, मतलब ये चीज़ें हम P&L अकाउंट में डाल चुके हैं। क्या, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। देखो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम। जब डेप्रिसिएशन डलती है हमारी पॉकेट से कोई पैसा थोड़ी ना बाहर जाता है, तो नॉन कैश आइटम हो गई। गुडविल रिटर्न ऑफ, तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है हमारे बिजनेस से, मतलब ये हमारे रोज़ रोज़ के ऑपरेशन में नहीं आती गुडविल राइट ऑफ करना। एसेट राइट ऑफ कर रहे हो, एसेट सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस पर जो आपको लॉस प्रॉफिट हो रहे हैं, आपका वो डेली का बिजनेस थोड़ी ना है ये कुछ करना। वो तो बिजनेस में आपने एट द एंड ऑफ द ईयर ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आइटम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम एडजस्ट कर चुके हैं। सारी ही चीज़ें देखिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड आती हैं। तो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया है, जो डेबिट साइड आती हैं मींस वो हमारे खर्चे हैं तो हम माइनस कर चुके हैं। अब उनके इफ़ेक्ट को हमने ख़त्म करना है, तो अब हम उनको क्या कर देंगे, ऐड। तो ये चारों ही आइटम्स ऐड हो जाएंगी। अगर कोई इनकम साइड वाली आइटम होती तो वो माइनस हो जाती। ये सारी डेबिट साइड वाली आइटम है, खर्चों वाली आइटम्स हैं, तो ये सारी ऑलरेडी माइनस हो चुकी हुई हैं प्रॉफिट में से। अब इनको ऐड बैक कर देंगे। आई थिंक सो आई एम मच क्लियर विद दिस नाउ नेक्स्ट आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की भी पोजीशन बताई हुई है। तो इसमें स्टॉक है, BR, कैश, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड बिल्स पेएबल। अभी मैंने वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले ही अंडरलाइन करवा दिया कि जब भी हमने इनडायरेक्ट मेथड में चेंजेस इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के साथ डील करना है तो हमने करंट एसेट में क्या नहीं लेना। आप वो स्टार्टिंग का पोर्शन ध्यान से देखिए, मैंने अंडरलाइन करवाया है कि भी हमने कैश नहीं लेना, कैश इक्विवेलेंट्स मींस बैंक नहीं लेना। किस में नहीं लेना, करंट एसेट्स में। और दूसरा हमने करंट लायबिलिटी में क्या नहीं लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, जो इस क्वेश्चन में नहीं है।
सो अब कैश को छोड़ के बाकी सारी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की हम एडजस्टमेंट करेंगे। 70 से स्टॉक हो गया 87,000। इंक्रीज इन करंट एसेट को आपने माइनस करना है 17,000 से, 17,000 से। BR 67,000 से 58 हो गए, 9,000 से कम हो गए। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करनी है। क्रेडिटर 68 से 77,000 हो गए, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड करनी है 9,000 से। आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000 से 4,000 हो गई। तो अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो उसको माइनस करना है अब 3,000 से। और BP जो थे 43,000 से 29,000 हो गए। 14,000 से आपने ये करंट लाइबिलिटी क्या करनी है, देखिए डिक्रीज़ है, तो करंट लाइबिलिटी की डिक्रीज़ हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट। तो ये सारा कुछ करके ईज़िली फिर हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएंगे। चलिए सोल्यूशन देखते हैं अब कैसे करना है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसके बाद इसमें मैंने आपको बोला था ये चारों आइटम्स ऐड कर देनी है, ये आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो निकालने के दो हिस्से हैं, नॉन कैश आइटम्स वाला है और एक करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला है। तो फर्स्ट पार्ट जब आपने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का कर लिया तो यहाँ निकल आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ध्यान से देख लीजिए, जब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नॉन रेकरिंग आइटम का हो जाएगा तो जो निकलेगा उसको आपने क्या लिखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें फिर एडजस्टमेंट करनी है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ की। ये मैं अभी सारी आपको एडलेस समझा चुकी हूँ। तो ये आपके क्या निकल आएंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ध्यान से देख लीजिए क्या ऐड होना है क्या लेस होना है। सिंपल सा फंडा है, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। So next question is XYZ Limited earned a profit of 1 lakh after charging depreciation of 20,000 on assets and transfer to general reserve of rupees 30,000। तो उनको प्रॉफिट हुए 1 लाख के, जिसमें से वो आफ्टर चार्जिंग माइनस कर चुके हैं। चार्जेस मींस चार्जिंग का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है, डेप्रिसिएशन कर चुके हो और आप रिजर्व्स में से भी पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हुए हो। गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी है, 7,000। गेन हो गया ऑन द सेल ऑफ मशीनरी 3,000। तो ये फर्स्ट पोर्शन की इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले आप इतने का ट्रीटमेंट देख लीजिए। तो देखिए नेट प्रॉफिट है 1 लाख, इसमें ऐड कर दो डेप्रिसिएशन जो रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, मतलब जो भी चीज़ें डेबिट साइड की होती हैं ना P&L अकाउंट में, वो सारी आपने ऐड करनी है। 30,000 ऐड हो गया। गुडविल राइट ऑफ की थी वो भी ऐड कर दी। और जो एसेट को बेच के गेन हुआ था, गेन मीन्स इनकम, इनकम क्रेडिट साइड पे थी, तो क्रेडिट साइड वाली चीज़ें आपने माइनस करनी है। इसका मतलब क्या है कि पहले आप इस गेन को ऐड कर चुके हो। इनकम हुई थी तो आपने इनकम को जोड़ा था, ऐड किया था, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, आपकी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड थोड़ी ना थी। एसेट्स को बेचना खरीदना तुम्हारा रोज़ का काम थोड़ी ना है, वो तो नॉन रेकरिंग आइटम थी। तो तुम उसका प्रॉफिट क्यों ऐड कर रहे हो? आपने उस प्रॉफिट को बाहर निकालना है, तो उसको फिर आप लेस कर दोगे कितने से, 3,000 से। तो ये अगेन आपके पास क्या आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया, जब फर्स्ट पार्ट का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसको आपने क्या लिखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हमने करना है सेकंड पोर्शन। अब सेकंड पोर्शन में देखो क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर में इंक्रीज हुई, ये इंक्रीज डिक्रीज निकाल के ही गिवन है। डेटर अगर इंक्रीज हुए, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस कर दो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी
ऐड कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस कर दो, बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हुए, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड कर दो, बिल्स पेएबल डिक्रीज हुए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके डिक्रीज हुए, तो जो भी करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई उसको आप माइनस कर दीजिए। तो ये सॉल्यूशन आपने यहाँ पे अब आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट करनी है, जैसे जैसे मैंने आपको एटलेस समझाया है सेम उसी वे से जब आप करोगे तो ये आपका निकल आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस वे से आप ये सॉल्व करोगे। सो दिस वाज होल फॉर द डे। प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की, फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। फॉर्मेट अगर एक बार आ गया तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें से, बहुत मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। If you have still any doubt, you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe. जब आप दूसरों को शेयर करते हो, आप लाइक करते हो, देखो जब वीडियो देखोगे तो अगर आप लाइक का बटन दबा दोगे तो उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होएगी। बहुत बिजी शेड्यूल से मैं टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। So please like, share and subscribe my channel. Thank you.